दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिक नॉलेज फॉर एनसीईआरटी में। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 सिविक्स या सामाजिक विज्ञान जिसे हम कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। और ये चैप्टर का नाम है सरकार क्या है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो आज हम सरकार का इस चैप्टर के अध्ययन करेंगे या जिसमें कि सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में बताया गया है, सरकार के विभिन्न कार्य के बारे में बताया गया है, सरकार कैसी नीतियाँ बनाती है उनके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, हम इस चैप्टर को आज ये चैप्टर को हम पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको पहले भी बताना चाहूँगा कि हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 बना रखा है। कृपया करके आप पहले पार्ट 1 देखिएगा, जिससे कि आपको थोड़ा समझने में आसानी होए, फिर आप पार्ट 2 देखिएगा। ये पार्ट 2 है, ठीक है दोस्तों। हम आगे पढ़ते हैं। चलिए, सरकार के प्रकार। ठीक है दोस्तों, सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसे चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय व उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। आप सबको पता ही है, हर 5 साल बाद एक चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, जिसे हम लोकसभा या विधानसभा के चुनाव कहते हैं। जो लोकसभा का चुनाव होता है वो आपको पता ही है कि हमारे प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर का होता है, और जो हमारे विधानसभा का चुनाव होता है वो हमारे राज्य के सीएम या मुख्यमंत्री का होता है, जिसमें कि हम हर 5 साल बाद उन्हें अपनी मनपसंद सरकार को चुनते हैं या पार्टी को चुनते हैं, जो हमें काम करने का विश्वास देती है कि हम अगर आएंगे तो हम आपका ऐसे ये काम करेंगे, हम ये व्यवस्था सुधारेंगे, हम हॉस्पिटल बनवाएंगे, हम सभी असमानताएं ख़त्म कर देंगे, हम स्कूलों के लिए बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे अच्छे, हम मेडिकल फैसिलिटी देंगे। तो ये कुछ वादे करती है सरकार, और इससे ही हम आकर्षित होते हैं और उन्हें वोट डालते हैं। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहती है। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्तियाँ होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। आप सभी को अभी की बात है, बिल्कुल प्रेजेंटली, कि अभी हमारी जो वर्ल्ड की वो क्वीन थी, महारानी क्वीन विक्टोरिया या ब्रिटेन की जो महारानी थी, उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो बहुत बड़ी थी। उन्होंने आप सभी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आप सभी ने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो संस्थापक थी, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की संस्था करी थी, वो ब्रिटेन द्वारा वो ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालन करती थी। इंडिया में उन्होंने व्यापार करा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उनके कानूनों के हिसाब से चलती थी। महारानी एलिजाबेथ के जो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उनके इस कानून से चलती थी। उनके कानून से जो हमारा पहले जो कहते हैं ना कि अंग्रेज़ों का शासन था, वो उन्हीं के शासन से जो था हमारे भारत में उनका शासन था। कुल मिला के ये है कि महारानी एलिजाबेथ ने जो था अंग्रेज़ों का जो शासन हमारे देश में हुआ था, जब 1947 से पहले या 1947 से पहले, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, तो वो महारानी एलिजाबेथ द्वारा ही हुआ रहा था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर हमारे देश में शासन था, और ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंडल या उनकी बॉस कौन थी? महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी। तो ये था। और मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगा आपको कि आपने उत्तर कोरिया का नाम तो सुना ही होगा। आपने किम जोन का नाम सुना होगा। वो भी एक राजतंत्री सरकार में चला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ना तो वहाँ पे कोई सरकार है लोकतंत्री, ना वहाँ पे कोई किसी का जनता का मत लिया जाता है। वहाँ पे जो किंग है किम जोन, उनकी वही अपोजिट में खड़े होती है और वही अपनी सरकार के लिए खड़ी होती हैं, और वही चुनी जाती है सरकार के। हर साल वो चुने जाती है, क्योंकि वो राजतंत्र में जी रही है। तो ये होती है राजतंत्र। पहले राजा का जो तंत्र हुआ करता, जैसे महाराणा प्रताप हो गई, अकबर हो गई, ये सब राजा थे। इनके अपोजिट में कोई था नहीं है। तो बस वही है, ये हर साल या हमेशा ही राजा कहलाते थे, जब तक इनका जो है इनकी डेथ या इनका देहांत नहीं होता था। ये होते थे राजतंत्र। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं लोकतांत्रिक सरकारें।
आप सभी दोस्तों ने तो लोकतंत्र सरकार के बारे में कुछ तो पढ़ा होगा या समझा होगा या देखा होगा। लोकतंत्र है, होता क्या है आप लोकतंत्र वो होता है जिसमें सरकार हमारे लिए, अपने लिए और एक स्वतंत्र रूप से या एक निष्पक्ष रूप से सरकार कार्य करती है, जिसमें सरकार पे कोई दबाव नहीं होता या सरकार किसी के हित में या किसी से असमानताएं करके निर्णय नहीं लेती हैं। वो एक निष्पक्ष तरीके से निष्पक्ष जांच करती है, निष्पक्ष काम करती है और निष्पक्ष जो है समानताएं देती हैं, क्योंकि किसी को ऊपर और किसी को नीचे बिल्कुल नहीं करती हैं, या किसी अमीर जो लोग होते हैं उनकी सहायता नहीं करती है। गरीब आदमियों को वो चोट नहीं पहुंचाती हैं। वो एक समान या बैलेंस फॉर्म में चलती हैं। इन्हें ही लोकतंत्र हम कहते हैं। और लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि स्वतंत्र रूप से हम काम करना सरकार का। भारत एक लोकतंत्र है, ये आप सबको पता ही है। इस लोकतंत्र व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। लंबी लड़ाई किससे लड़ी है? हमने अंग्रेज़ों से लड़ी है। संसार में और भी कई देश है जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोगों के नियम को बनाने में भागीदारी बनकर खुद की शासन करे। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यह प्रतिनिधि मिलकर ये देखिए मतदान हो रहा है, सभी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। और आजकल कोई भी सरकार अपने आपको तब तक लोकतंत्र नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क मताधिकारों के वोट देने का अधिकार ना दे दे। वयस्क मताधिकार होता क्या है? देखिए दोस्तों, वयस्क मताधिकार 18 वर्ष पहले ये मताधिकार जो था 21 वर्ष था, जिसे घटा के सरकार ने 18 वर्ष किया था। तो ये जैसे कि हम कहते हैं ना, हम 18 ईयर के हो जाएंगे तो हमें वोट देने का जो अधिकार मिल जाएगा, कि वोटिंग राइट हमें मिल जाएगा। तो ये होता है कि हम वोट डाल सकते हैं 18 साल के बाद। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं, एक समय ऐसा था जब लोकतंत्र सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। ये हमारे देश में भी था और दुनिया के और जो दुनिया थी उनके देशों में भी था, अलग अलग विश्व के देशों में भी था। ये अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इनका मतलब था कि औरतें, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार ही ना था। ऐसी स्थिति में देश का उस नियम के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता से संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई कि 31 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, मैं यह विचार सयाना नहीं कर सकता। जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर वह संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ये हमारे फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी जी ने कहा है। महात्मा गांधी आपको पता ही है, एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने गरीब लोगों के लिए बहुत काम करा और भारतीय मूल के लोगों के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए। उन्होंने देश को आज़ाद करवाया, बहुत उन्होंने काम किए। और ये कुछ चर्चाएं हैं जो कि वोट फॉर वुमेन, जो कि बाहर विदेशों में जो महिलाओं के साथ महिलाओं या गरीबों के साथ उनका वोट नहीं दिए गए, उत्पीड़नों के बारे में इसमें कुछ बताया गया है। तो हम आगे पढ़ते हैं। ये तो ठीक है। तो दोस्तों हम एक बार इसे भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पे टाइम है अभी। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजों में से सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। अच्छा, युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो महिलाएं पुरुष को जो पहले पुरुषों के
काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिला और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िवादी धारणाएं बनाए रखी थी। रूढ़िवादी धारणाएं वह धारणाएं होती है दोस्तों जो पुराने ख्याल होती है ना, जिसमें पुराने ख्यालात में जो लोग होते हैं, जो पुराने ख्यालों के जो लोग होते हैं, वो एक रूढ़िवादी धारणाएं होती हैं। महिलाएं की है काम नहीं, इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने के समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिलाएं मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार की मांग की। उन्होंने आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहा की जंजीर से बांधकर प्रदर्शन किए। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल बैठी। और अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में जो औरतों को यह अधिकार जो था कुछ सालों बाद 1928 में मिला। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी, मैं आपको पहले ही बताया था कि विश्व के कई देशों में भी ऐसे ही हुआ था जो हमारे देश में हुआ था कि गरीब तबके के लोग जो थे उनको गरीब तबके के लोग या महिलाओं को वोट देने का अधिकार ना था। परंतु महिलाओं को क्रांतिकारी रूप देखकर या महिलाओं की मेहनत को देखकर सरकार ने ये कदम उठाया कि नहीं, सरकार गलत थी कि नहीं, हमें महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार देना चाहिए। और ये दोस्तों ये कुछ इसके प्रश्न हैं जो ये अभ्यास के प्रश्न हैं और ये कुछ टॉपिक हैं जो आप देख लीजिएगा, जो आप एक बार देख लीजिएगा, एक नज़र रख लीजिएगा। और ये अभ्यास के कुछ क्वेश्चन हैं। आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं, एक सूची बनाइए, किस तरह सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो कोई एक क्वेश्चन है, इसका हम PDF भी आपको देंगे। कृपया करके आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है और वीडियो बनाने का। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।